सोचा होगा कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, उसमें स्टॉक्स होते कैसे हैं, ये जो हम पैसा लगाते हैं वो जाता कहाँ पे है, या फिर ये हमें शेयर मिलते क्यों है, या मतलब बहुत से अलग अलग सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, ठीक है, कि ऐसा सब होता कैसे है, ठीक है, और क्यों होता है। तो उसमें हम लोग आज बेसिक इससे समझने वाले कि स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है। तो समझो आप, कोई एक बंदा है, ठीक है, सुरेश नाम का, ठीक है, इसने एक कंपनी चालू की, ठीक है, उस कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट की, और समझो ये एक बार्बर शॉप है, ठीक है, उसने एक बार्बर शॉप डाल दी और उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट लग गई और उसमें उसका रेवेन्यू आ रहा है और उसका प्रॉफिट आ रहा है कहीं ना कहीं, बट उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगी हुई है। अब इसने क्या सोचा कि अब ये एक शॉप तो मेरी चल रही है, ठीक है, अब मेरे को ऐसी उसी सिटी में, जैसे मुंबई जैसी सिटी में, और 3 शॉप डालनी है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, समझो मालाड, बोरीवली और बांद्रा में डाल दिए। अब इसके पास है नहीं पैसे, ठीक है, बट इसको पता है शॉप ज़रूर चलेगी, तो ये क्या करेगा। अब इसके पास ऑप्शन है कि ये जा सकता है, लोन ले सकता है बैंक से, ठीक है, तो फिर उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या दूसरी चीज़ है कि ये क्या कर सकता है, जो इसका जो शेयर है, जैसे अभी ये तो 100% शेयर इस पर्टिकुलर समझो एक कंपनी है, ठीक है, उस पर होल्ड करता है इस शॉप का, तो ये क्या करेगा, ये चले जाएगा स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, ठीक है, जो कि दो है अपने यहाँ पे, जो सबसे बड़े है वो है आपका एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा आपका बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उनके पास चला जाएगा, वो कहेगा कि मेरे को इतने इतने मेरे शेयर देने हैं, मतलब मैं आपको समझो 50% दे रहा हूँ, और उसके लिए मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, और उतना मैं मार्केट से रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब रेस कर रहा हूँ, बट उसके लिए उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और उसको मार्केट वैल्यू क्या है, सब चीज़ें देनी पड़ेगी, ठीक है। वो सब चीज़ जब वेरीफाई हो जाएगी सेबी के थ्रू, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, बट उसको जब सबमिट किया जाएगी, वो सब पेपर सब कुछ देखने के बाद वो उसे अलाउ करेगा। वो जब अलाउ करेगा तब वो क्या करेगा, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना आईपीओ लिस्ट करने जाएगा। तो जब लोग पैसा लगाएंगे, ठीक है, और उसकी पार्टनरशिप या फिर जो शेयर होल्डिंग जब परचेस करेंगे, ठीक है, तो समझो आपने अगर एक समझो 100 शेयर है उस कंपनी के, ठीक है, और आपने अगर 2 शेयर भी अगर परचेस किए, तो मतलब क्या हो गया, आप 2% के मालिक बन गए उस कंपनी के, ठीक है। तो शेयर खरीदना ठीक सिर्फ एक पेपर नहीं है, आप उस कंपनी में एक्चुअल में एक पार्टनर बन रहे हो, ठीक है, तो शेयर होल्डर बन रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको अब जो भी, अगर हम कोई भी स्टॉक हम खरीदते, ठीक है, हम इंट्राडे पे खरीदते, बाय सेल करते हैं, हम सोचते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम वो अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, मतलब हम एक्चुअल में सोचो, अगर हम उस जगह पे हम अगर कंपनी चला तो क्या हमें वो कंपनी चलानी है, ठीक, मतलब आपको ये चीज़ सोचनी है, ठीक है। अगर वो कंपनी कुछ काम कर रही है, तो अगर आप उस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, मतलब आपके भी फ्यूचर गोल हो सकते हैं कि मेरे को कोई एक ऐसी कंपनी खुद की चालू करनी है, बट आपके पास पैसे नहीं, इसलिए आप चालू नहीं कर सकते, ठीक है। बट आप ऐसी जो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, उस कंपनी में मालिक बन सकते हो। कैसे, आपका जो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो उसका एक पार्टनर बन सकते हो, शेयर होल्डर बन सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आज के टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आ रही, सिर्फ बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोचना है, और इस तरीके से आपके लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो है, ठीक है, किस टाइप के मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होने चाहिए, उस टाइप के आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये एकदम ही बेसिक मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब इसमें बीच में मैंने कहा आपको एनएससी वर्सेस बीएससी, ठीक है। एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, एक दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस। अभी जो भी समझो कंपनी है, अगर उसको लिस्ट होना है, तो इसको कहीं ना कहीं आपको कोई भी एक एक्सचेंज पे लिस्ट होना होता है, तो उसको एनएससी पे होना पड़ेगा या तो बीएससी होना। बीएससी सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना इंडेक्स जो है वो बीएससी है, और एनएससी जो है वो रिसेंट वाला इंडेक्स है, ठीक है। बट अभी ये जो इंडेक्स है एनएससी, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो 8th रैंक पे आता है ग्लोबली, ठीक है, और जो बीएससी वो 9th रैंक पे आता है। मतलब बाकी जितने भी इंडेक्सेस है, यूएस का इंडेक्स पकड़ लो, कनाडा वनाडा सबका मिला के अगर देख लो, तो 8 पे एनएससी आता है और 9th पे बीएससी आता है। अब इसका जो इंडेक्स फंड है, ठीक है, एनएससी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निफ्टी 50, ठीक है, और बीएससी का बेंचेक्स करके है, ठीक है। तो आपको अगर मैं बताऊँ, ये जो ट्रैक करता है निफ्टी 50 कंपनीज़ को ट्रैक करता है, ठीक है, और जो बीएससी का जो इंडेक्स है वो 30 कंपनीज़ को ट्रैक करता है। 30 कंपनीज़ को ट्रैक करता है मतलब क्या, कि जो टॉप 30 कंपनीज़ है बीएससी के अंडर, वो बीएससी इंडेक्स के अंडर आती है, और वो जो इंडेक्स है वो उन 30 कंपनीज़ के इस पर मूव करता है, ठीक है। सेम एनएससी में 50 कंपनीज़ का जो इंडेक्स बना हुआ है, वो जो इंडेक्स है निफ्टी 50 इंडेक्स, वो मूव करता है 50 कंपनीज़ के इस पर, ठीक है। अब निफ्टी 50 कंपनीज़ के अंदर
अंदर करीब करीब 1600 से ज़्यादा कंपनीज आती है और बीएससी के अंदर करीब करीब 4000 से भी ज़्यादा कंपनीज आती है। ठीक है, मतलब बीएससी के अंदर 4000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से 30 कंपनीज़ का इंडेक्स बना हुआ है। वैसे ही सेम 1600 से ज़्यादा कंपनीज एनएससी में लिस्टेड है और उसमें से 50 कंपनीज़ का एक इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस और इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए एनएससी और बीएससी में, जो कि 2 इंडेक्सेस है। ठीक है, आप अगर कोई भी स्टॉक परचेज़ करने जाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अदानी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक। ठीक है, तो ये मैं स्टॉक पे परचेज़ करने जाऊँगा ना, तो यहाँ पे मेरे को आ जाएगा वो एनएससी से परचेज़ हो रहा है, बीएससी से परचेज़ हो रहा है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि एनएससी और बीएससी डिजिटलाइज था नहीं, तो एनएससी में कोई स्टॉक की प्राइस 100 पे चल रही है, वैसे बीएससी में 80 पे चल रही है या फिर 90 पे चल रही है। तो जो डिफरेंस है, तो बहुत लोग क्या करते थे कि 80 में ख़रीद के 100 में बेच देते थे, 100 में बेच के यहाँ पे 80 में ख़रीद लेते थे, तो उसमें पैसे बना लेते थे। ठीक है, वो आर्बिट्राइज ट्रेड करके जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें बट अभी जब से डिजिटल हो गया तो उससे बाद से जो प्राइस है वो हार्डली इतना बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, बट पहले हुआ करता था जब ये सब ऑफलाइन था। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आईपीओ, जो मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब देखो, कोई भी अगर आपने सुना होगा कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ मतलब क्या, कि वो लोग पर्टिकुलर शेयर लाते हैं और वो शेयर किस प्राइस पे लाते हैं वो लोग सब बता देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगर किसी का आईपीओ है तो यहाँ पे आईपीओ में हम आ जाते हैं। वैसे तो सबका अभी तो कुछ आईपीओ है नहीं, तो ये देखो, ये देखो इसका आईपीओ आया हुआ था। यहाँ पे देखो टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,500 का था। एक आईपीओ, एक स्टॉक का जो प्राइस था वो 400 से लेके 425 रुपये और लॉट साइज देखो 26 का मिल रहा था। जो इसका लिस्टिंग गेन है, ठीक है, सिर्फ 1% ही ज़्यादा पे लिस्ट हुआ, मतलब 425 का स्टॉक 430 पे हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगी कि बहुत ज़्यादा इस पर भी हुआ है। देखो 90 रुपये का स्टॉक का प्राइस था, जब लिस्ट हुआ तो 120 पे हुआ, तो 33% का इस पर गेन हुआ। तो बहुत लोग लिस्टिंग गेन के लिए भी आईपीओ में पैसा लगाते। तो आईपीओ क्या है बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके होता है। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है इंट्राडे वर्सेस लॉन्ग टर्म। ठीक है, बहुत लोगों ने आपको सुना होगा या फिर आपने अपने अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट भी शायद इंट्राडे के कारण ही लिया होगा, जिसमें आपने देखा रहेगा कि 10 रुपये का प्रीमियम 100, 150, 1000 रुपये का हो गया। ठीक है, तो अगर किसी ने लाख रुपए लगाया होगा तो हो सकता है वो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख भी बनता हो। बट रियलिटी ये है, इंट्राडे में सब लोग आके पैसा लूज़ करते। मैंने खुद ने बहुत पैसा लूज़ किया और मेरे जितने दोस्त थे उन्होंने भी बहुत पैसा लूज़ किया। इवन सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने भी कहा है कि 99% लोग लॉस ही करते हैं। मतलब 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं, एक बंदा रहेगा जो प्रॉफिट करेगा। तो आप सोचो इतना कम परसेंटेज है वहाँ पे प्रॉफिट करने का। बट अगर आप डिलीवरी देते हो लॉन्ग टर्म केस में, समझो म्यूचुअल फंड है, निफ्टी 20 है, इंडेक्स में करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे गारंटेड लॉस है। तो उतना लॉस गारंटेड तो है नहीं। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और अच्छा स्टॉक या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर अच्छे ईटीएफ में ही इन्वेस्टमेंट करते तो भी कहीं ना कहीं आपको बेटर रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया इंट्राडे और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, क्यों आपको लॉन्ग टर्म करना चाहिए आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें जैसे हमने 3-4 बात की सेबी की, तो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब अगर देखो मार्केट अगर सबने ओपन कर दिया, ठीक है, कोई तो पुलिस वाला होना चाहिए ना वो देखने के लिए कि मार्केट में जो लोग प्लेयर्स है, जो भी कंपनीज़ है, जो भी लोग है, वो लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। वरना क्या होगा कि कोई अपनी मर्ज़ी से कितने पे भी आईपीओ लिस्ट कर देगा, किसी भी स्टॉक को रेज कर देगा, किसी भी जो आपके जो क्या कहते हो कस्टमर है, ठीक है, उनको भी लूट सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले भी, अगर उन्होंने गलत उनको प्रोडक्ट बेच दिया। तो बहुत सारी जैसे इंश्योरेंस में भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती, फ्रॉड चीज़ें होती रहती। तो वो सब चीज़ें पकड़ने के लिए, ठीक है, सेबी है। तो कोई भी कंपनी अगर कोई भी गलत चीज़ करती है तो सेबी उनको नोटिस भेज देती है, उनके अकाउंट्स चेक करती है, हर एक चीज़ चेक करती है। अगर मार्केट में कुछ भी होने वाला होता है या फिर आईपीओ आने वाला, तो हर एक चीज़ पे नोटिस किसकी होती है, सेबी की होती है। तो सेबी सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है इस मार्केट का। जितने भी स्टॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया बीएससी पे 4000 है, फिर एनएससी पे 1600 के आसपास है। ये सारे स्टॉक्स जो है कुछ कैटेगरीज़ में ये होते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो पेनी स्टॉक होते हैं, ठीक है, फिर स्मॉल कैप्स होते हैं, फिर मिड कैप्स होते हैं, फिर आप बोल सकते हो ब्लू चिप कंपनीज होती है।
ठीक है। तो ये बाइफिकेशन किस तरीके से होता है, उनकी मार्केट कैपिटल पे होता है, उनके प्राइस पे होता है, उनका जो रेवेन्यू है, ग्रोथ, उन सब बेसिस पे वो जो स्टॉक्स है इन कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पेनी स्टॉक अगर देखने जाओ तो आपको 1 रुपया, 25 पैसा, 30 पैसा या फिर हो सकता है 3 रुपये, 4 रुपये इस पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग पेनी स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर 3 रुपये का स्टॉक अगर 300 हुआ, ठीक है, तो 100x बढ़ गया। तो समझो अगर किसी ने 1 लाख लगाया रहेगा तो बन जाएगा 1 करोड़। बट क्या होता है प्रॉब्लम कि पेनी स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से कौन सा स्टॉक बनेगा नहीं बनेगा उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें हाई रिस्क है, उसमें हाई रिवॉर्ड भी है, बट उसमें हाई रिस्क है। हो सकता है आपका 1 लाख रुपये पूरा चले जाए। वो पेनी स्टॉक हो सकता है डूब जाए, वो पेनी मतलब जो कंपनी है वो डूब जाए, क्योंकि वो जस्ट इनिशियल कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है, इसलिए उसका जो स्टॉक है वो बहुत कम पे पेनी स्टॉक। फिर जो स्मॉल कैप होते हैं उसके बाद वाले रहते हैं। ठीक है, ये भी क्लोज टू क्लोज बोल सकते हो, थोड़ा अच्छा मार्केट कैप होता है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है प्लस, बट इसमें भी कहीं ना कहीं रिस्क होती है। ठीक है, स्मॉल कैप्स में भी। और फिर आ जाते हैं मिड, तो जो उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर है। और ब्लू चिप मतलब क्या, ब्लू चिप मतलब बेसिकली जो इस्टेब्लिश कंपनीज है, जब से आपकी रिलायंस हो गई, अदानी हो गई, HDFC बैंक, ये सब किसी इस्टेब्लिश कंपनी है। निफ्टी 50 की जो कंपनीज होती है उनको ब्लू चिप कहा जाता है, या फिर BSE के अंडर जो 30 में आती है उनको ब्लू चिप कहा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़, अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एलोकेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बट अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आप अपने अर्ली 20s में या मिड 20s में हो, तो कहीं ना कहीं आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, स्मॉल मिड कैप ये सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप लेट 30s या फिर अर्ली 40s में हो, तो कहीं ना कहीं आपको ब्लू चिप कंपनीज पे ही जाना चाहिए, ताकि जो इस्टेब्लिश कंपनी है उसमें आप ग्रोथ दे सको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो टेन्योर है वो उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है, और वो डिपेंड करता है आपकी एज, इन्वेस्टमेंट या आपकी कैपेसिटी ऑफ रिस्क, वो सारी फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वो आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है और कितना करना चाहिए। अब इसमें देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है कि आप या तो म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड पे तो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है जो कि आप जाके देख सकते हो। तो म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स, तो उसमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास इतना सब एनालिसिस करने का टाइम है, ठीक है, कि कौन सा स्टॉक बेटर है, पी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो आपको स्टॉक्स में कर सकते हो, और या फिर ब्लू चिप कंपनी में भी कर सकते हो। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको चाहिए कि आप SIP करो, कटती जाए SIP और आपको कोई ध्यान नहीं देना और सिर्फ आपका पैसा बनना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड देख लो। ठीक है, बेटर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो आपका इन्वेस्टमेंट करेगा स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं आपका बेटर ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट स्टॉक में डायरेक्ट स्टॉक को आपको खुद से करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डायरेक्ट स्टॉक कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। अब जिन लोगों को भी डायरेक्ट स्टॉक में करना है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि डायरेक्ट स्टॉक में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें 2 चीज़ आपको देखनी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या, ठीक है, बहुत बेसिक, मतलब एकदम ही मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या, कि आप समझो कोई भी, यहाँ पे मैं एक ये ले लेता हूँ स्टॉक, ठीक है, हम यहाँ पे आए थे, तो ये देखो, ये जो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, मार्केट कैप कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, अर्निंग पर शेयर, इसका जो पी रेशियो वो कितना है, बाद में इसका इंडस्ट्री पी, डेप्थ कितना होता है, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, ये डिविडेंड कितना रहता है, प्लस आपका जो ये है रेवेन्यू कितने से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सारी जो फंडामेंटल मतलब क्या, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सब किससे आपको पता चलता है, ये सब फिगर्स से। तो ये सब फिगर्स से जब आपको पता चलता है तो अब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली किसे कहा जाता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली जैसे ये जो ग्राफ है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत अलग अलग आप बोल सकते हो, बोलिंगर बैंड है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस करता नहीं हूँ, तो मेरे को उतना आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके उस बेसिस पे स्टॉक लेता हूँ। क्योंकि देखो, जब फंडामेंटली, जब देखो टेक्निकल इस पूरा आपका चार्ट बेस पे है, ठीक है, और अगर आपके चार्ट कल को मूव हो गए तो आपका टेक्निकल पूरी तरीके से मूव हो जाएगा। तो मैं क्या देता हूँ, मैं फंडामेंटल, अगर कोई भी स्टॉक फंडामेंटल मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो ही मैं परचेस करता हूँ। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग क्या एक गलती कर देते हैं, तो वो ये कर देते हैं एज़ यूजुअल कि वो लोग स्टॉक जो है सही टाइम पे परचेज़ नहीं करते। और सही टाइम क्या है, जब उठो तब सवेरा। ठीक है, मतलब क्या,
कि देखो आपको एसआईपी की तरह, अब जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो वैसे आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, लोग आज स्टॉक खरीदेंगे, 3-4 महीना खरीदेंगे नहीं, फिर खरीदेंगे, तो ऐसे वो लोग डीले करते हैं जिसके कारण उनका लॉस हो जाता है। ठीक है, दूसरी वो लोग गलती ये करते थे कि समझो उन्होंने स्टॉक परचेज तो कर लिया बट उन्होंने क्या कर दिया, बीच में ही उसे सेल कर दिया। तो जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है, कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे परचेस करेंगे, यहाँ पे सेल, फिर परचेस, फिर सेल, तो लोग यहीं पे अटक के रह जाते हैं। तो ये लोग इससे कभी वो देख ही नहीं सकते कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, तो किस तरीके से उनका स्टॉक भी ऊपर जाएगा, कैसे उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। हमने बहुत से केसेस देखे थे, जैसे जिस स्टॉक को समझो 12 साल लगे, ठीक है, 100 से 200 पहुंचने के लिए, 100 से 200 पहुंचने के लिए, वही स्टॉक 200 से 500 सिर्फ 2 साल में पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको होल्ड करना लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे आप देखो तो 14 साल हो गए। ठीक है, बट पहले अगर 12 साल में देखा जाए तो सिर्फ डबल ही हुआ है, बट अगले 2 साल में और ऑलमोस्ट 200 से भी, मतलब 200 का अगर आप देखे जाओ तो डबल से भी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और 100 पे देखा जाए तो 5 गुना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म, जितना लॉन्ग हो सके उतना लॉन्ग टर्म तक मैं इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकता हूँ।